हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। देखो, आज हमारा चैप्टर है आलोक धनवा। राइटर कौन है? आलोक धनवा। चैप्टर का नाम है पतंग। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे इसकी समरी आज हम। ठीक है, देखिए, आलोक धनवा जिनका जन्म सन 1948 में ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? मुंगेर बिहार में। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल याद कर लिए हैं। ठीक है, आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। पहली कविता है इनकी जनता का आदमी। क्या है? जनता का आदमी। ओके, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या है? जनता का आदमी। आगे है 1972 में प्रकाशित उनके बाद भागी हुई लड़कियां बुरनों की बेटियों से प्रसिद्ध। और आगे है दुनिया रोज बनती है। सबसे फेमस काव्य संग्रह इनका है दुनिया रोज बनती है। ये काव्य संग्रह बिल्कुल रट लेना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी हम व्याख्या करेंगे इस काव्य संग्रह को बार बार लिखेंगे, है ना। जैसे आपको व्याख्या बताई भी है कि ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पतंग चैप्टर के आलोक धनवा द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये काव्य संग्रह बार बार लिखना है आपको। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनका एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। एकमात्र का मतलब यही इनका फेमस है। ध्यान रखना, ये तो रचना है ही है सारी, बस फेमस कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। तो याद सारा करना है अपन को। आगे है इनके प्रमुख सम्मान। सम्मान इनके हैं, एक है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रवाद परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, और एक इनका है पहल सम्मान। तो इनके एक दो तीन चार सम्मान है ना, ये भी याद करने हैं हमें। रचनाएं, जन्म, सम्मान, ये कभी परिचय में याद करने हैं आपको, है ना पूरा। आगे है जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है। जीवन के, सांसारिक जीवन के बारे में बताया है। यथावत जैसे जीवन चला आ रहा है ऐसे वातावरण के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, आगे है जैसे आपको बताया था क्या कि 7वें और 8वें दशक का मतलब क्या बताया था बेटा? क्या बताया था अग्निश? आधुनिक काल। क्या बताया था? आधुनिक काल। ठीक है, जब पूछा जाए किस काल खंड के कवि हैं, अगर ऑप्शन में आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर कोई और काल का नाम आए तो हमें कहाँ पे टिक करना है? आधुनिक काल में। अगर आधुनिक काल ना आए उस परिस्थिति में कहाँ पे करना है? 7वें 8वें दशक आएगा, 9वें 11वें दशक आएगा, कोई भी दशक चेंज कर देंगे तो उस टाइम याद रखना है 7वें और 8वें दशक की बात हो रही है। जब 7वें 8वें दशक की बात आएगी तो हम आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके। आधुनिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताएगा कोई? आधुनिक काल जो चल रहा है, आधुनिक अब लगातार निरंतर गति से चल रहा है, बीता हुआ नहीं है वो, निरंतर चल रहा है, वो आधुनिक काल है। ठीक है, तो कालखंड से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अब इनका ये हमें बिल्कुल याद कर लेना है क्या? 7वें 8वें दशक, और साथ में कर लेना है आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। ओके, कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। जवानी का मतलब क्या होता है? मुंह जवानी। ठीक है, आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति है कि बावजूद या शायद उसी की वजह से उनकी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव से लेखन कार्य नहीं किया। थोक का भाव, थोक का भाव का मतलब क्या था? या सस्ता, यानी अपनी इनकी जो काव्य शैली रही है या रचनाएं रही हैं, इन्होंने उनकी मतलब जितना होता है मूल्यवान रचनाओं का वो किया है इन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई रचनाएं लिख दी हो, बेवजह की रचनाएं नहीं की हैं। ठीक है, आगे है इनका कि सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद इनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह, बताया था ना सबसे ज्यादा फेमस आ रहा है वो काव्य संग्रह जो 1938 में प्रकाशित हुआ,
काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों के देश से विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। आगे उन्होंने, ये लाइन आपको याद करनी है, उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन कार्य भी किया है। आगे है, रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। ये वाला जो एक पॉइंट आ रहा है ना, कौन सा वाला, शमशेरपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, संचालन कार्य किसका, साहित्य का, ठीक है। जैसे साहित्य सम्मान में जो सम्मेलन होते हैं ना, जहाँ में कवि सम्मेलन सुना होगा आपने, ठीक है, वही साहित्य सम्मेलन उन्हीं का ही नाम है। तो वहां पे क्या, कहाँ पे किया है ये, शमशेरपुर, एक नाम हाईलाइट हो रहा है इसमें, तो ध्यान देना, उसको भूलना नहीं है आपको। कहाँ पर इन्होंने किया है वो कार्य, शमशेरपुर में, वो याद रहना है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय संस्थान उसके साथ जुड़ेंगे ही, विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। जैसे हम गेस्ट बुलाते हैं ना, ऐसे अतिथि यानी व्याख्याता प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। आगे देखेंगे, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता कौन सी, पतंग, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह जिसका हिस्सा है, एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को, किसरे भाग को, तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, पतंग के बहाने। देखो इसमें तीसरा भाग यानी एक शमशेर को आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता बहुत लंबी कविता है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में सिर्फ इसका तीसरा भाग लगा हुआ है। अब सोचो तीसरा भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में, तो इसके तीन भाग, दो भाग तो ऑलरेडी है, तो बड़ी लंबी कविता है ये, छोटा अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में है। आगे है, कविता में बाल सुलभ, बाल सुलभ का मतलब क्या मतलब होता है, क्या बताया था प्रियंका, क्या बताया था बाल सुलभ का मतलब, फटाफट बताओ। बाल सुलभ बच्चों की क्रियाएं, बाल मन क्रियाकलाप, भूलना नहीं है ये, बाल मन यानी छोटे बच्चों के मन की स्थिति, क्या बताया सागर, छोटे मन के बच्चों की स्थिति, ये बाल सुलभ क्रियाएं, एक्टिविटी जो भी वो कार्य करते हैं, ओके। आगे है, उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त, अभिव्यक्त मतलब बताना, करने के लिए सुंदर बिंबों का, अच्छा बिंबों का मतलब क्या बताया था, दिया, दिव्या क्या बताया था, हाँ पॉइंट यानी प्रतीक या चिन्ह, ठीक है। क्या बताया था, प्रतीक और चिन्ह, ध्यान रख लेना। बिंब, बिंब का मतलब होता है प्रतीक, ओके, भूलना नहीं है, उपयोग किया गया है। आगे है, पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, ओके। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जो बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। बाल मन यानी बच्चों का मन, बच्चों का मन कैसा होता है, कल्पना से भरा हुआ होता है। जब भी वो कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो कुछ सोचते हैं नहीं, उनको अच्छा लगता है, वो अपने मन से वो कार्य करते रहते हैं। पतंगों की तुलना किससे की गई है यहाँ पर, बच्चों के बाल मन यानी उनकी कल्पनाओं से की गई है, ठीक है, यही होता है। अच्छा, पतंग को देख के बच्चों के मन में ऐसी क्रियाएं आती हैं, बड़े के मन में भी आती हैं। आसमान में बहुत सारी पतंगें होती है तो मन प्रसन्न उठता है, उमंगों से भर जाता है। जैसे कि अपने कोई फेस्टिवल होता है, पतंग उड़ाने का जयपुर में जैसे कितना ज्यादा है, क्रेज है ना ज्यादा, तो उसमें जरूरी थोड़ी बच्चे ही उड़ाते हैं, सभी उड़ाते हैं। लेकिन पतंग या त्योहार ऐसी चीज होती है जिसमें सबका ही मन ऐसा होता है क्रियाशील, कैसा होता है, क्रियाशील, ठीक है। आगे है, कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु, कौन सी ऋतु, शरद ऋतु का चमकीला इशारा, क्या है, शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, वहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, ठीक है। आगे है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, मृदंग का मतलब क्या होता है, मृदंग बजाना क्या होता है,
मृदंग, हाथ से कोई थाप दी जाए, जैसे वाद्य यंत्र सुने हैं, ढोलक का नाम सुना है, सुना है, और किसका नाम सुना है ऐसे वाद्य यंत्रों में? तबला, ढोलक, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे ही मृदंग भी एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। ओके, ध्यान रखना। ये आगे यहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। आगे है, वे हर बार नई नई उमंग और नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों भादों या अंधेरे, भादों अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ है? देखो, इसमें सबसे मेन चीज आपको दो याद रखनी है पूरे चैप्टर में, जो बार बार आएगा। पहला क्या याद रखना है? भादो गया और शरद आया, यही था ना। भादो का मतलब क्या बताया इसमें? अंधेरी, अंधेरी रात गई और शरद का उजाला आया। ये पंक्ति आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जब भी ये चैप्टर का अर्थ करेंगे तो ये पंक्ति बार बार आएगी। स्टार्टिंग भी इसी से हो रही है अपनी चैप्टर में। तो दो चीज सबसे खास बात है, क्या है? भादो गया और शरद आया। शरद आने का मतलब उजाला, चमक, ठीक है। भादो का मतलब अंधेरा, ऐसे समझ लेना, ये ऋतुओं के नाम है, ठीक है। आगे और क्या याद करना है? एक याद करना है बच्चों का बाल मन। कैसा याद करना है हमें? बच्चों का बाल मन, बच्चे बाल क्रियाएं करते हैं, ठीक है। ये याद करना है किसके साथ? कल्पनाओं के साथ। किसके साथ? कल्पनाओं के साथ। तीसरी बात है इसमें, पतंग भी बच्चों के मन के समान बताई है। पतंग को कैसा बताया है? बच्चों के मन के, जितनी ऊंची पतंग उड़ेगी बच्चे का मन उतना ही ऊंचा उठेगा। तो ये तीन बात दिमाग में रहनी चाहिए पूरे चैप्टर में। ओके, ये तीनों बात जब जब अर्थ करोगे तो ये तीनों बात ही आपको घूम फिर के देखने को मिलेंगी। समझ में आया कौन कौन सी बातें? भादो और शरद का, बच्चों के बाल मन का, और पतंग का, ठीक है। ये तीनों बात दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, हम्म देखिए, पतंग, राइटर का नाम आलोक धर्मा, ओके। सबसे तेज बौछारें, क्या? सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे सबसे तेज बौछारें। बौछारें का मतलब क्या होता है? बारिश का आना। बारिश जब बहुत तेज तीव्र गति से आती है तो बौछारें उड़ती हैं, तो यहाँ बौछार उसका मतलब है बारिश का। आगे है, भादो महीने का नाम है। भादो कौन सा महीना था? जहां अंधेरा था, याद रख लेना, भादो यानी अंधेरा। आगे है, सवेरा हुआ, यानी भादों का महीना गया और सवेरा आया, शरद, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और वो सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल। इसमें उपमा की गई है, कैसी? खरगोश की आंखों से, किसकी? सवेरे की। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ना है कि जैसा सवेरा है वो लाल इसलिए जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है, उस प्रकार वो क्या है? सवेरा। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, आप नोट कर लेना। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, ये आपको याद करना है, मानवीकरण अलंकार है, ओके। ये नोट भी करना है आपको, क्योंकि जब विशेष लिखेंगे तो ये पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है बेटा। इसे मानवीकरण अलंकार है क्योंकि खरगोश की आंखों की तुलना सवेरे से की गई है, ठीक है। अब क्या क्या हुआ? तेज बौछारें इसलिए गई, भादों का महीना गया, शरद ऋतु आ गई है और आसमान इतना चमकदार है और उसकी लालिमा ऐसी है जैसे खरगोश की लाल आंखें हैं। आया तीनों पंक्ति का। आगे लिख रहा है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों का मतलब क्या बताया था? सीमा,
क्या है? सीमा। सीमा रेखा कह सकते हैं, शरद कह सकते हैं, यानी पुलों को पार करते, अपनी सीमा को पार करते हुए कौन सा महीना आया है? शरद ऋतु का। किसका महीना आया है? शरद ऋतु का। शरद ऋतु का महीना आता है जो मौसम कैसा होता है? चमकदार। मौसम कैसा हो जाता है? चमकदार। इस पंक्ति को पार करते हुए आया शरद, यानी आगे है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे चमकीली साइकिल पर बैठकर शरद को सीमाओं को पार करते हुए कौन आया है? शरद का महीना। दोनों पंक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे शरद ऋतु जो आई है वह पुलों को पार करते यानी सीमाओं को पार करते हुए आई है अपनी नई चमकीली साइकिल पर बैठकर, ऐसा महसूस हो। तो इसमें पूरे में मानवीकरण अलंकार है क्योंकि तुलना की जा रही है बार बार। आया आपको? आगे घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जैसे साइकिल में घंटी होती है उसी प्रकार जब ये मौसम चेंज होता है तो हम कहते हैं कि अब मौसम कैसा आ गया? अच्छा आ गया। अब तक के भादों का महीना चल रहा था और अब कौन सा आ गया? शरद ऋतु का आ गया, और ऐसा लग रहा है कि शरद साइकिल पर बैठा हुआ और घंटी बजा रहा है। एक तो यहाँ तक शरद ऋतु। अब आ जाएंगे हम बच्चों का मन। अब दूसरा पॉइंट कहां से आएगा? बच्चों के साथ। जैसे बच्चे तेज गति, नई साइकिल मिलती है तो तेज गति पर साइकिल में बैठ के घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? अपने मित्र मंडलियों को बुलाने के लिए बजाते हैं। तो अब यहाँ बच्चे का अर्थ भी चलेगा। पहला अर्थ शरद और भादों का चलेगा, दूसरा अर्थ किसका चलेगा? बच्चों का। याद रख लेना, दोनों और साथ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड। झुंड को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? यस, झुंड को बोलते हैं समूह, यानी मित्र मंडली। किसकी? बच्चों की। ओके। पतंग उड़ाने वाले बच्चे एकत्रित क्यों होते हैं? क्योंकि आसमान साफ और चमकीला हो गया है, इसलिए वो बच्चे समूह बनाकर एकत्रित हो गए हैं चमकीले इशारों से। और एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं? इशारों या संकेत के माध्यम से बुला रहे हैं। कहां पर बैठ के आए हैं? पहले तो साइकिल पर, ठीक है। साइकिल पर शरद भी आया है, और दूसरा अर्थ किसके अर्थ में आएंगे? बच्चों के अर्थ में, कि चमकीली साइकिल पर जिस प्रकार बच्चे बैठकर घंटी बजाकर अपने मित्रों को बुलाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। दोनों और साथ चलेंगे, ठीक है। चमकीले इशारों को बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते कि पतंग ऊपर उठ सके। मुलायम का मतलब क्या होता है? कोमल और हल्का। ओके, क्या होगा? कोमल या हल्का। ओके, कोमल या हल्का इसका अर्थ आएगा। कोई दोनों अर्थ ले सकते हैं कि आसमान एकदम कोमल हो चुका है, साफ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, इसलिए बच्चे पतंग उड़ाने के लिए एक दूसरे को बुला रहे हैं। ओके, ये पैराग्राफ आया समझ में आपको? सच में कोई डाउट तो नहीं है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में दो बातें आप नोट कर लेना। पहला, मानवीकरण कर ली, ठीक है। इसकी भाषा कैसी थी? प्रकृति युक्त। लिख लो पॉइंट को, अब भी नोट करो पॉइंट को। ये नहीं लिखा? प्रकृति युक्त, ठीक है। आगे लिखोगे इसमें सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट लिखो उसमें, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। लिख लीजिए, सरल व स्पष्ट भाषा। ये आपको विशेष, यानी उसकी जब विशेष पॉइंट लिखोगे व्याख्या की, तब ये ऐड करने हैं, ठीक है। हो गया? आगे इसका अर्थ भी कर लेना। कोई डाउट? आगे करते कर कंटिन्यू। चलो, थैंक यू।